प्रति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको पढ़ाई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी का टॉपिक ये भी है। मैंने कल आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो वो इसका मतलब ये होता है कि कोशिका जो झिल्ली होती है वो आपकी कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है, सिलेक्ट करती है। चयन उसका होता है कि उसे किसको बाहर ले जाना है, किसको अंदर लेके आना है। तो ये मैंने बताया था आपको कि ये प्रोसेस जो दो तरीके से होती है, विसरण तथा परासरण के द्वारा। तो आपका आज का यही टॉपिक है, विसरण एंड परासरण। क्या है? डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं बोर्ड। मैंने जैसा कि रोज़ बोलती हूँ कि मैंने जो कुछ भी नोट करके रखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उससे पहले देखते हैं, कल मैंने आपको बताया था एंगस्ट्रम को क्या बोलते हैं, 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रम को बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और मैंने कल बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कितने % होता है उसमें, है ना। तो लिपिड की जो मात्रा होती है, कंपोजिशन होता है 28 से 30% होता है। और जो आपकी प्रोटीन होती है वो 60% होती है। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो 5% होता है ना। तो आते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं आपके टॉपिक पर। आपकी पहली हेडिंग है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के आर पार आवागमन, ठीक है, इधर उधर आवागमन, ठीक है। किस तरीके से होता है? आपकी पहली प्रोसेस क्या हो गई? विसरण। आपकी पहली प्रोसेस क्या है? विसरण। और दूसरी प्रोसेस है आपकी परासरण। तो मैं पहले आपको क्या बताऊंगी? विसरण बताऊंगी, फिर आपको परासरण बताऊंगी, ठीक है। विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, परिभाषा। किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। विसरण की परिभाषा क्या हो गई? किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। बताते हैं हम आपको कम सांद्रता और अधिक सांद्रता से मतलब क्या है, ठीक है। भाई डिफ्यूज़न का एक एग्जाम्पल बताएं। आपको एग्जाम्पल से जैसा कि बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। घर में आपके यहाँ आरती होती है, पूजा होती है, तो आप क्या लगाते हैं? धूप बत्ती या अगरबत्ती, कुछ भी लगाते हैं। परफ्यूम भी है इसका उदाहरण। तो आप उसको कहाँ लगाते हैं? पूजा घर में। लेकिन आपके क्या होता है, पूरे घर में उसकी सुगंध आती है ना। तो ये डिफ्यूज़न का ही एक उदाहरण है। क्योंकि क्या होता है कि पूजा घर में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई? वो धूप बत्ती के, उस धुएँ की, ठीक है। और जो घर है उसमें क्या है? कम है। तो जहाँ अधिक सांद्रता है वहाँ से कहाँ जाएगा? वो कम सांद्रता की ओर। तो आपका जो उसकी सुगंध होती है, जो खुशबू होती है, वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है। तो वो पूरे घर में फैल जाती है और वो तब तक फैलती रहती है जब तक कि पूरे घर में नहीं फैल जाती है। तो सेम प्रोसेस, ये आपका स्टार पॉइंट है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि माध्यम में अणुओं का वितरण एक समान ना हो जाए। आपके घर में ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ इस कमरे में थोड़ी ज़्यादा आ रही, उस कमरे में थोड़ी ज़्यादा आ रही। लास्ट में जो अल्टीमेटली प्रोसेस कंप्लीट होके निकलती है वो ये निकलती है कि आपके पूरे घर में एक जैसी ही सुगंध आ रही होगी, है ना, बिल्कुल बराबर, है ना। तो विसरण में ये की पॉइंट है आपका। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि माध्यम में अणुओं का वितरण एक समान रूप से ना हो जाए। आपकी ये एग्जाम्पल हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स, अणु, CO2 और H2O। अब इन उदाहरण को मैं आपको बता देती हूँ। आप उदाहरण में आयंस लिखेंगे तो आपको आयंस कहाँ से पता चलेंगे? जैसे पौधों के लिए क्या क्या जरूरी होता है? जैसे पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, है ना, सोडियम आयन, ठीक है। तो क्या होता है, ये आयंस, ठीक है। इनका भी जो ट्रांसपोर्ट होता है, आवागमन होता है, वो भी किससे होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। ऐसे ही आपके मॉलिक्यूल्स हैं, अणुओं का भी होता है। और CO2 और H2O, जल। H2O को क्या बोलते हैं? वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर, ठीक है, आपका जल हो गया। CO2
कैसे होती है, कोशिका में क्या होता है, CO2 अंदर रहती है, ठीक है, और CO2 का जब अंदर सांद्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और बाहर कम होती है कंसंट्रेशन CO2 की, तो क्या होता है, अंदर सेल के जो अंदर CO2 होती है वो कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और उसके बाहर, सेल के बाहर सांद्रता कम होती है, तो अंदर की CO2 बाहर आ जाती है। और O2 का क्या होता है, उसमें अंदर O2 कम होती है क्योंकि CO2 ज़्यादा होती है, और बाहर क्या होता है, O2 ज़्यादा होती है, CO2 कम होती है। तो सेल के अंदर से क्या है, CO2 बाहर आई और अंदर कैसे दिखी, O2, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, ठीक है। तो सेल के अंदर CO2 और O2 का जो आना और जाना होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। ये आपका उदाहरण है। कोई आपसे अगर पूछ दे कि ये CO2 और O2 किस प्रकार से सेल के अंदर और बाहर आवागमन करते हैं, तो आप यही बताएंगे कि जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो CO2 कोशिका से बाहर आ जाती है, और ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है सेल के अंदर कम होती है और बाहर ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, बाहर अधिक सांद्रता है, सेल के अंदर कम सांद्रता है, तो वो बाहर से अंदर चली जाती है ना। अब आए आपका एक ये एग्जाम्पल है, मिनरल अपटेक बाय रूट्स। देखो पौधे को हम लोग क्या खाना खिलाते हैं, नहीं खिलाते, हाथ तो होते नहीं हैं उसके, है ना, कि अपने हाथों से खाना खा लिया। तो पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं, जड़ों के द्वारा। वाटर कैसे लेते हैं, जड़ों के द्वारा। तो सेम प्रोसेस किसके द्वारा, डिफ्यूज़न के द्वारा, मिनरल अपटेक बाय रूट्स। पौधे लवणों को कैसे ग्रहण करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए कि पौधों के द्वारा, पौधों में जड़ों के द्वारा लवणों का अवशोषण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। जब पौधे लवणों को जड़ों की सहायता से एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस का उदाहरण, ठीक है। अब आप क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। मैंने कल आपको बोला था, आपने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि आपको दिया गया था विसरण की दर। रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे हिंदी में, विसरण की दर। मैं हिंदी बोलती हूँ, आप लिख लीजिएगा, विसरण की दर। तो सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है आपका, गैसों में, फिर उससे कम द्रवों में, और सबसे कम विसरण किस में होता है, ठोसों में। क्योंकि आपकी फिजिक्स में बताया जाता है कि ठोसों के जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं, ठीक है ना। तो उनके बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, उनको दूर करना बहुत मतलब मुश्किल होता है ना, टफ होता है। और लिक्विड के क्या होते हैं, उससे थोड़े दूर होते हैं, और गैस के तो वही बहुत दूर होते हैं, है ना। तो इसीलिए गैस में विसरण की दर होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है, और लिक्विड में उससे थोड़ी कम होती है, और ठोसों में तो मान लो कम ही होती है। आपका ठोस अपने आप ऐसे ही नहीं फैल जाएगा, विसरण नहीं करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपकी सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में बिल्कुल कम, ठीक है। तो विसरण के आपने पढ़ लिए उदाहरण, ठीक है। जड़ों में मिनरल अपटेक, ठीक है, और कोशिका में O2 और CO2 का आवागमन भी किसके द्वारा होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। तो विसरण की परिभाषा भी क्या हो गई, किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। की पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि माध्यम में अणुओं का वितरण समान रूप से ना हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी क्या, परासरण, ऑस्मोसिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको शुरू करती हूँ परासरण। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए हैं आपका हम दूसरा बताते हैं, परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण क्या है, ये एक विसरण में ही आता है, ठीक है, कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, विसरण में ही आती है। क्योंकि विसरण में क्या होता है, अपन मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड वाटर और गैस सब कुछ लेते हैं, CO2 O2, ठीक है। लेकिन परासरण सिर्फ किन में होता है, द्रव्यों में होता है। परासरण क्रिया सिर्फ द्रव्यों में होती है, ये भी एक प्रकार का क्या है, विसरण ही है। परासरण भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, विसरण ही विसरण है, ठीक है। परासरण भी विसरण की ही एक क्रिया है। लेकिन
परासरण की जो क्रिया होती है वो सिर्फ द्रवों में होती है। विसरण और परासरण में अंतर लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए, विसरण व परासरण में अंतर लिखिए। तो आपका पहला अंतर यही हो गया है कि विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है, जबकि परासरण की क्रिया सदैव द्रवों में ही होती है। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, विसरण सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, जबकि परासरण सदैव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। यानी कि विसरण में क्या होता है, अधिक सांद्रता से बहाव कम सांद्रता की ओर होता है, और परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहाव होता है, किसका, अणुओं का। ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया अंतर। और आपका तीसरा और लास्ट अंतर होता है कि विसरण के लिए किसी भी पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है, जबकि परासरण के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, सेल मेम्ब्रेन की, किसकी, अर्ध पारगम्य झिल्ली की, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की, है ना। तो आपके अंतर हो गए हैं, आप इनको अपनी टेबल बना के 3 ही अंतर हैं, नोट कर लीजिएगा जरूर से। अब आते हैं आपके परासरण पर, परासरण की परिभाषा पर। तो आपकी डेफिनेशन हो गई है कोशिका कला, क्योंकि परासरण के लिए क्या जरूरी है, कोशिका कला। विसरण के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोशिका कला या अन्य किसी, कोई भी सेमी परमिएबल हो, परमिएबल हो, है ना, सिलेक्टिव परमिएबल हो, कोई भी किसी भी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में से जल अथवा अन्य विलायक अणु, स्पष्ट लिखा है विलायक अणु, क्योंकि ये सिर्फ किस में होता है, द्रवों में होता है, के विसरण को परासरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो गई, कोशिका कला या अन्य किसी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में से जल अथवा अन्य विलायक अणुओं के विसरण को परासरण कहते हैं। परासरण क्या है, विसरण का ही एक टाइप है। ठीक है, ये सिर्फ द्रवों में होता है, जबकि विसरण है वो तीनों में होता है। ठीक है, मेन अंतर आपका ये की पॉइंट है, या आप इसे स्टार पॉइंट कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, हाँ। अब परासरण आपका कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, अंतः परासरण, बाह्य परासरण, इंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। इंडो का मतलब अंदर, बाहर का मतलब एक्स, बाहर। ठीक है, सेम चीज। तो आपका हम इसको भी एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको हम देंगे, आप बस टाइप नोट कर लीजिए कि अंतः परासरण, बाह्य परासरण। परासरण के 2 टाइप हो गए। ठीक है, टाइप बोलेंगे इनको। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण का महत्व कहाँ कहाँ है भाई, आप पढ़ रहे हैं तो इसका महत्व तो कहीं ना कहीं होगा ही। रंध्रों के खुलने व बंद होने में, भाई रंध्र कब खुलते हैं, जब वो उनमें क्या होता है, स्फीति होती है, टर्जिटी होती है। मतलब आपने स्टोमेटा पढ़े होंगे, स्टोमेटा कब खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके स्टोमेटा। ठीक है, इनकी जो टर्जिटी पर ही डिपेंड करता है इनका खुलना और बंद करना। तो इनसे फिर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, जल वाष्प का आदान प्रदान। पौधों में जो जल वाष्प होती है पत्तियों के द्वारा बाहर जाती है, तो वो किसके द्वारा होती है क्रिया, परासरण के द्वारा। तो रंध्रों का खुलना व बंद होना किस क्रिया के द्वारा होता है, परासरण की क्रिया के द्वारा। स्फीति बनाए रखना, पत्तियां मुरझाई हुई क्यों नहीं रहती हैं, कलियां मुरझाई हुई क्यों नहीं रहती हैं, एकदम सीधी रहती हैं, टर्जिड रहती है, पत्ती एकदम स्पष्ट साफ सीधी होती है। गुड़ी में से कहीं पे बिल्कुल मुरझाई हुई सी मिलती है क्या, आपको नहीं मिलती है। तो वो किसके कारण होता है, वो स्फीति कहाँ से आती है, परासरण से आती है। ठीक है, तो इसका ये भी एक सिग्निफिकेंस है। और आपका जो जड़ें होती हैं, जड़ों में क्या पाए जाते हैं, मूल रोम, मूल रोम। उनके द्वारा जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को अपने में अवशोषित करती हैं, अवशोषण करती हैं। तो वो अवशोषण भी किसका टाइप है, अवशोषण भी किसका उदाहरण है, परासरण क्रिया का। तो आपका जो सिग्निफिकेंस है वो 3 हो गए, रंध्रों का खुलने और बंद होना, स्फीति बनाए रखना, मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अवशोषण। ठीक है, अब आते हैं, हम आपको ये भी बोर्ड पे समझाएंगे। परासरण क्रिया में 3 घटनाएं संभव हैं, हेडिंग बना के लिख लीजिएगा। नंबर 1 अल्प परासरण दाबी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर 2 अति परासरण दाबी विलयन,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर तीसरा है समपरासरण दाबी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी मैंने एक बार लिखवा दी है, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। अब मैं यूज जब भी करूंगी तो इंग्लिश ही यूज करूंगी, आपको सीखनी है, ज़रूर सीख लीजिएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको फिर इसके आगे बताती हूँ, ठीक है। आपका क्विक रिवीजन हो गया। क्या हो गया? क्विक रिवीजन। मैंने बता दिया है परासरण व विसरण में अंतर, विसरण की परिभाषा, परासरण की परिभाषा, और आपका परासरण के प्रकार बता दिए आपको, टाइप्स, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, क्या महत्व है ऑस्मोसिस का, और विसरण के आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे, है ना, CO2, O2, आयंस, मॉलिक्यूल्स, वाटर, है ना। अब परासरण क्रिया में आपकी जो मेन 3 मैंने बोला था कि परासरण की क्रिया में आपकी 3 घटनाएं होती हैं मेनली, तो मैंने उनको बोर्ड पे नोट कर दिया है, तो मैं अब आपको उनको समझा देती हूँ, ठीक है। आपकी पहली क्रिया क्या थी? पहली घटना क्या थी आपकी? अल्प परासरण दाबी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं पहले सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं? विलयन। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विलयन। और सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय, और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। अब आपको भी ये पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, आपने एक गिलास में पानी ले लिया, आप उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं, वो सिर्फ आपका पानी है, सिंपल नॉर्मल पानी है, ठीक है। आप विलयन कब किस चीज़ को बोलते हैं? जैसे आपने एक गिलास में पानी लिया, उसमें कुछ मिला दिया, चीनी मिला दी, या फिर नमक मिला दिया, शहद मिला दिया, हनी, कुछ भी मिला दिया, तो वो अब आपका क्या बन गया? विलयन, घोल बन गया आपका, है ना। तो वो हो गया आपका विलयन। तो विलयन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? 2 चीज़ों की। कौन कौन सी? एक वो जिसमें हमने घोला है, एक वो जिसको हमने घोला है, ठीक है। घोला है चीनी को, किसमें घोला है? पानी में। तो आपका एक हो गया सॉल्यूट, विलेय, और आपका दूसरा हो गया विलायक, सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी घटनाओं पे। आपकी जो पहली घटना है वो क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासरण दाबी विलयन। हाइपो का मतलब तनु, हाइपो का मतलब क्या होता है? अल्प परासरण दाबी का, अल्प परासरण का मतलब क्या था? तनु। तनु मतलब पतला होता है, ठीक है, पतला। तो आपका जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं? हमने एक गिलास लिया, गिलास में पानी लिया, और पानी में हमने क्या डाल दी? किशमिश डाल दी। ये आपका वाटर हो गया, और ये आपकी क्या हो गई? किशमिश हो गई। तो आपकी जो किशमिश होगी उसमें मैंने बताया है परासरण में क्या होता है? अधिक सांद्रता होगी जिसकी, और जिसकी कम सांद्रता होगी। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहाव होता है ना परासरण में। तो आपका जो वाटर का जो घनत्व है वो कम होगा, और किशमिश के अंदर का घनत्व होगा वो अधिक होगा। तो आपका जो पानी है वो क्या करेगा? किशमिश के अंदर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो किशमिश, उसके बाद आपकी क्या किशमिश होगी? फूल जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, ठीक है, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। तो यही क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? एंडोस्मोसिस। मैंने आपको 2 क्रिया बताई थी परासरण की, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। तो एंडो मतलब अंदर की तरफ, एक्स मतलब बाहर की तरफ। तो किशमिश में पानी कहाँ गया है? अंदर की तरफ गया है। तो आपकी ये क्रिया हो गई एंडोस्मोसिस, अंतः परासरण। आपसे पूछा जाए अंतः परासरण की क्रिया का उदाहरण दीजिए, तो आप क्या देंगे? किशमिश में पानी का भरकर फूल जाना एंडोस्मोसिस की क्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है। अब आते हैं आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरण दाबी विलयन। हाइपर का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र। क्या होता है? इसका मतलब होता है तनु। क्या होता है? तनु। और इसका मतलब होता है सांद्र। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। तो आपका जब हमने इसका उदाहरण लिया है, क्या हमने एक गिलास में चीनी का घोल लिया है, और उसमें आपका क्या डाल दिया है? अंगूर। क्या डाला है? अंगूर। ये क्या है? आपका अंगूर है। और ये क्या है? शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, चीनी का घोल है। अब क्या देखते हैं हम लोग कुछ समय बाद कि आपकी जो अंगूर है वो श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, सिकुड़ कर क्या पतली सी हो गई है बिल्कुल, है ना। तो ये श्रिंक क्यों हो गई है? क्योंकि परासरण में फिर से वही चीज़ होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो आपकी इसमें कम सांद्रता अब किस में है? अंगूर के अंदर
पतला होता है, बिल्कुल लिक्विड है ना। तो कम सांद्रता हो गई अंगूर के अंदर और अधिक सांद्रता हो गई किसकी, इसकी। ये जो गया सांद्र आपका कैसा हो गया, अधिक सांद्र, सांद्र हो गया विलयन, और किसमें अंगूर के अंदर का हो गया कम सांद्र। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका अंगूर ने अपना पानी बाहर निकाल दिया है और वो सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है। तो इस क्रिया को हम कहेंगे एक्सऑस्मोसिस, बाह्य परासरण, यानी कि बाहर निकल गया है उसका, है ना पानी। तो ये हो जाएगी बाह्य परासरण की क्रिया। अब आते हैं आपका तीसरा और लास्ट घटना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपके सबसे अच्छे होते हैं, इन्हें ना किसी के आने से कोई मतलब और ना किसी के जाने से कोई मतलब, ठीक है। ये जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, क्योंकि इनमें दोनों की सांद्रता बराबर होती है, ठीक है। देखो मान लिया मैंने किशमिश ही ली है, तो इस किशमिश की जो सांद्रता है और जो इसकी सांद्रता है वो दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हम इसको चाहे कितने टाइम तक एक दूसरे में पड़े रहने दें, ना तो कुछ बाहर आएगा और ना कुछ इसके अंदर जाएगा, यानी किशमिश ज्यों की त्यों ही पड़ी रहेगी, यानी वो क्या हो गई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, ये आइसोटोनिक सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं आपके क्विक रिवीजन पे। तो मैं आपको एक रिवीजन दे रही हूँ। आज मैंने आपको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, विसरण, विसरण की ही एक घटना है क्या, परासरण। परासरण सिर्फ द्रवों में होता है और परासरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की या पारगम्य झिल्ली की, ठीक है, आवश्यकता होती है। और जो आपका विसरण का मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे और विसरण के मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी, और मैं परासरण पे आपको मैंने परासरण बताया, परासरण के महत्व बताए, परासरण की परिभाषा बताई, और परासरण से संबंधित आपकी 3 घटनाएं हैं, ये तीनों घटनाएं करवाई, ठीक है। तो आपका हमने सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में किन किन चीज कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट होता है विलायक और सॉल्यूट होता है विलेय, ठीक है ना। तो फिर उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और क्लास को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।